डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि PCS चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि IAS के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे चीन में यारलुंग के नाम से जाना जाता है। 2. यह बूढ़ी दिहिंग के नाम से कैलाश श्रेणी से निकलती है। 3. अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है सादिया, जहां से यह नदी भारत में प्रवेश करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? A केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3 या फिर D 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था B केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक की विशेषताएं हैं? 1. यह आयनिक बंधों के कारण बनता है। 2. सकारात्मक तापमान गुणांक यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। 3. सबसे बाहरी कक्षा में केवल 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 3, B केवल 2 और 3, C केवल 3 या फिर D 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब था C केवल 3। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वायु खेल नीति यानी NASP मसौदे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस नीति में एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ASFI नामक एक शीर्ष शासी निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है। 2. ASFI नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब था C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, परमाणु प्रतिष्ठानों तथा सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत और चीन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। 2. इस समझौते के अनुसार दो देशों को एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के बारे में सूचित करना होता है। 3. इस समझौते के तहत केवल न्यूक्लियर पावर और रिसर्च रिएक्टर इंस्टॉलेशन शामिल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C केवल 3 या फिर D 1, 2 और 3। सही जवाब था B केवल 2। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गंगा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके पास केवल गंगा नदी के प्रदूषण की रोकथाम और कायाकल्प के देखरेख की जिम्मेदारी है। 2. परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर था B केवल 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पैंगोंग त्सो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह स्पांगुर गैप के उत्तर में स्थित है। 2. यह विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। 3. पैंगोंग त्सो एक मंदारिन शब्द है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3 या फिर D केवल 2। तो सही जवाब था A केवल 1। बारी है अगले प्रश्न की। सार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सार्क का सचिवालय ढाका में है। 2. नेपाल सार्क का वर्तमान अध्यक्ष है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब था B केवल 2। अगला प्रश्न, उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली यानी ATMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह उन वाहनों की पहचान करेगा जिनके पास वैध कागजात नहीं हैं। 2. सड़क परिवहन मंत्रालय ने केवल सभी नए एक्सप्रेसवे पर ATMS अनिवार्य कर दिया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? A केवल 1,
बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जवाब था ए केवल 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन कंपनी बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अमेजॉन या फिर डी एप्पल? तो इसका सही जवाब था डी एप्पल। अब बढ़ते हैं रिकैप सेशन के 10वें और अंतिम प्रश्न पर। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। 2. इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2? तो इस सवाल का सही जवाब था सी 1 और 2 दोनों। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्रेल एक स्पर्श योग्य लेखन प्रणाली यानी टेक्टाइल राइटिंग सिस्टम है, जिसमें प्रत्येक वर्णमाला और संख्या के लिए 6 बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। 2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 निःशक्त व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। 3. संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निःशक्तों और बेरोजगारों के लिए राहत का विषय निर्दिष्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3? तो इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। 2019 से 4 जनवरी को दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ब्रेल एक स्पर्श योग्य लेखन प्रणाली यानी टेक्टाइल राइटिंग सिस्टम है, जिसमें प्रत्येक वर्णमाला और संख्या के लिए 6 बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। इसलिए कथन 1 सही है। DPSP के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने, शिक्षा और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता तथा अन्य अनर्जित मांग के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करेगा। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निःशक्तों और बेरोजगारों के लिए राहत का विषय निर्दिष्ट है। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ सी केवल 1 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अब बारी है आज के सेशन के पहले प्रश्न की। भारत इजराइल संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत एशिया में इजराइल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। 2. कोविड-19 प्रतिक्रिया पर भारतीय अधिकारियों के साथ काम करने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस का संचालन किया था। 3. भारतीय सशस्त्र बलों ने इजराइल से फाल्कन AWACS यानी हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली को शामिल किया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है सी केवल 2 और 3। दरअसल हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि भारत मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के समापन हेतु इजराइल के साथ एक वार्ता कर रहा है। भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। दोनों देशों के बीच वर्तमान में $4.14 बिलियन का ट्रेड है, अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के मध्य। इजराइल अब लगभग 2 दशकों से भारत के शीर्ष 4 हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। भारतीय सशस्त्र बलों ने बीते कुछ सालों में इजरायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया है। इसमें फाल्कन AWACS और हेरॉन सर्चर 2 और हरोब ड्रोन, बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। अतः कथन 3 सही है। 2020 में कोविड-19 प्रतिक्रिया पर भारतीय अधिकारियों के साथ काम करने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस का संचालन किया था। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ सी केवल 2 और 3।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु निरस्त्रीकरण यानी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने न तो परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी और न ही व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। 2. G7 देशों ने हाल ही में एनपीटी 1970 की समीक्षा से पहले परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु संघर्ष से बचने का संकल्प लिया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। तो सही जवाब है ए केवल 1। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु संघर्ष से बचने का संकल्प लिया है। इन 5 स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इन देशों द्वारा अप्रसार संधि यानी एनपीटी 1970 की समीक्षा से पहले एक जॉइंट स्टेटमेंट में संकल्प लिया गया, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस और अमेरिका के बीच तनाव का स्तर उस चरम पर पहुंच गया है जिसे शीत युद्ध के बाद से शायद ही कभी देखा गया हो। अप्रसार संधि यानी एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मकसद परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। वर्तमान में इसके 190 सदस्य देश हैं। परमाणु निरस्त्रीकरण यानी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की दिशा में एनपीटी और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी 2 सबसे अहम वैश्विक प्रयास हैं। भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए कथन 1 सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ए केवल 1। अगला प्रश्न, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे इसके सोर्स कोड के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 2. यह किसी को भी आवश्यकता अनुसार सबसे सुलभ तरीके से सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब है सी 1 और 2 दोनों। दरअसल हाल ही में गिटहब नामक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी सेवा का उपयोग भारत में एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के लिए आपत्तिजनक नाम वाले ऐप को बनाने और साझा करने के लिए किया गया था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी OSS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इसके सोर्स कोड के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। सोर्स कोड सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा है जिसे अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता कभी नहीं देखते हैं। इस कोड का प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम या एप्लीकेशन के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु हेरफेर के लिए किया जाता है। OSS में एक लाइसेंस शामिल रहता है जो प्रोग्रामर को उसकी ज़रूरतों के मुताबिक सबसे सुलभ तरीके से सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है और यह नियंत्रित करता है कि सॉफ्टवेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। सोर्स कोड को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराने का विचार 1983 में MIT के एक प्रोग्रामर रिचर्ड स्टॉलमैन द्वारा लाया गया था। लाइनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, VLC मीडिया प्लेयर, शुगर CRM आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, कोन्याक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति कोन्याक है। इसके बाद एओ, तंगखुल, सेमा और अंगामा जनजातियां आती हैं। 2. एओलिंग मोन्यू उनके महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो अप्रैल के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। तो सही जवाब है सी 1 और 2 दोनों। कोन्याक नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद एओ, तंगखुल, सेमा और अंगामा जनजातियां आती हैं, इसलिए कथन 1 सही है। अन्य नागा जनजातियों में लोथा, संगतम, फोम, चांग, खिमनुंगम, यिमचुंगरे, जेलियांग, चाखेसांग यानी चोकरी और रेंगमा शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि कोन्याक शब्द
वहाव शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिर, और न्याक का अर्थ है काला। इसका मतलब काले बालों वाले पुरुष से है। इन्हें दो समूहों में बांटा जा सकता है, थेंडू और थेंथो। थेंडू का अर्थ टैटू वाला चेहरा और थेंथो का अर्थ सफेद चेहरा है। कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले 3 सबसे महत्वपूर्ण त्योहार एओलिंगमोन्यू, एओनिमो और लाउन ओंगमो हैं। एओलिंगमोन्यू अप्रैल माह के पहले सप्ताह में बीज बोने के बाद मनाया जाता है और यह नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, इसलिए कथन 2 सही है। एओनिमो पहली फसल जैसे मक्का और सब्जियों की कटाई के बाद जुलाई या अगस्त में मनाया जाता है। लाउन ओंगमो एक शुक्रिया अदा करने वाला त्योहार है और सभी कृषि गतिविधियों के पूरा होने के बाद मनाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी यानी एजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. भारत के संविधान में इनका कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया है। 2. संविधान के अनुच्छेद 76 में उसे हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 3. एजी को केवल लोकसभा की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, इनमें से कोई भी नहीं। दरअसल भारत के महान्यायवादी ने हाल ही में हायर जुडिशरी के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए अपना पक्ष रखा। भारत का महान्यायवादी यानी एजी संघ की कार्यपालिका का एक अंग है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, अतः कथन 1 सही नहीं है। एजी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताया गया है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अब बात करते हैं एजी के अधिकार और सीमाओं की। वोट देने के अधिकार को छोड़कर उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन मुक्तियों का हकदार होता है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 5 साल की अवधि में इस क्षेत्र को उत्पादन पर 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। कथन 2, यह योजना केवल उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो तकनीकी वस्त्रों में एक निश्चित राशि का निवेश करने की इच्छुक हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना से देश के उत्पादों की वैश्विक उपस्थिति बढ़ेगी। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2021 में टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। इस स्कीम की बात करें तो यह योजना केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान 13 क्षेत्रों के लिए घोषित पीएलआई योजना का हिस्सा है, जिसमें 1.97 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। इसका मकसद उच्च मूल्य वाले मानव निर्मित फाइबर यानी एमएमएफ फैब्रिक, वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र को 5 सालों की अवधि के लिए उत्पादन पर 10,683 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस योजना के लिए एलिजिबल प्रोड्यूसर की बात करें तो पहला, कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो एमएमएफ फैब्रिक, गारमेंट्स और तकनीकी टेक्सटाइल के उत्पादों के उत्पादन के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सिविल कार्यों में न्यूनतम 300 करोड़ रुपए का निवेश करने का इच्छुक है। इसमें भूमि और प्रशासनिक भवन लागत शामिल नहीं है। दूसरा, न्यूनतम 100 करोड़ रुपए खर्च करने के इच्छुक निवेशक आवेदन करने के पात्र हो सकते हैं।
अतः कथन 2 भी सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ सी, 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय कैडेट कोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एच.एन. कुंजरू समिति ने एनसीसी के गठन की सिफारिश की थी। 2. 1989 में इसमें गर्ल्स डिवीजन को शामिल किया गया था। 3. यह रक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 या फिर डी केवल 1। तो सही जवाब है बी केवल 1 और 3। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने हाल ही में दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2022 का उद्घाटन किया। गणतंत्र दिवस शिविर एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण के 1 साल पूरा होने पर आयोजित किया जाता है। यह हर साल 1 से 29 जनवरी तक परेड ग्राउंड दिल्ली छावनी में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर की बात करें तो एच.एन. कुंजरू समिति की सिफारिश पर 1948 में एनसीसी का गठन किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी जड़ें ब्रिटिश युग में गठित यूनिवर्सिटी कोर और यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर जैसी युवा संस्थाओं में हैं। इसके इतिहास को यूनिवर्सिटी कोर से जाना जा सकता है, जिसे भारतीय सेना में कर्मियों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत निर्मित किया गया था। 1949 में एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन को शामिल किया गया ताकि देश की रक्षा के लिए इच्छुक महिलाओं को समान अवसर प्रदान किया जा सके, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। मौजूदा समय में इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना विंग के लगभग 14 लाख कैडेट शामिल हैं। एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। यह हाई स्कूल और कॉलेज स्तर पर कैडेटों का नामांकन करता है और विभिन्न चरणों के पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। यह रक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है और इसका नेतृत्व 3 स्टार सैन्य रैंक के महानिदेशक द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी केवल 1 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 के IHU वेरिएंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे अफ्रीकी देश केन्या से जोड़ा गया है। 2. इसे WHO द्वारा चिंता के एक प्रकार के रूप में लेबल किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब है डी ना तो 1 और ना ही 2। दरअसल फ्रांस में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने कथित तौर पर कोविड-19 के एक नए वेरिएंट की पहचान की है, जिसे IHU कहा गया है। तो इस नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक म्यूटेटेड स्ट्रेन कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्सेले के पास इस नए वेरिएंट के लगभग 12 मामले सामने आए हैं। इसे अफ्रीकी देश कैमरून से जोड़ा गया है, अतः कथन 1 सत्य नहीं है। B.1.640.2 या IHU वेरिएंट को सबसे पहले IHU मेडिटेरेनी इन्फेक्शन के शिक्षाविदों ने पहचाना और इसमें 46 म्यूटेशन शामिल हैं। यह नया वेरिएंट एक बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि फ्रांस के अलावा अन्य देशों में अब तक इसके मामले दर्ज नहीं किए गए हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन के रूप में लेबल नहीं किया गया है, अतः कथन 2 सत्य नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ डी ना तो 1 और ना ही 2। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नई तालीम की अवधारणा निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित की गई है? ए महात्मा गांधी, बी लियाकत अली खान, सी सर सैयद अहमद खान या फिर डी B.R. अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब है ए महात्मा गांधी। दरअसल महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 1937 में वर्धा में ही महात्मा गांधी द्वारा नई तालीम प्रस्तावित की गई थी। नई तालीम की बात करें तो यह महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित एक अवधारणा है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसमें कहा गया है कि ज्ञान और कार्य अलग नहीं हैं। अनुभवात्मक ज्ञान या करके सीखना सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। यह सीखने के केंद्र के रूप में उत्पादक कला, शिल्प या सामुदायिक जुड़ाव गतिविधि को रखकर शरीर दिमाग के विकास का एक समग्र दृष्टिकोण है। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब हुआ ए महात्मा गांधी।
अब बारी है आज के सेशन के 10वें और अंतिम प्रश्न की। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP संशोधन अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गर्भ निरोधक विधि की विफलता के मामले में एक विवाहित महिला द्वारा गर्भावस्था को 20 सप्ताह तक समाप्त किया जा सकता है। कथन 2. 24 सप्ताह के बाद भ्रूण की पर्याप्त असामान्यताओं के मामले में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है C 1 और 2 दोनों। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले में एक महिला को अपनी 28 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, क्योंकि महिला ने रिपोर्ट दी कि भ्रूण एक दुर्लभ जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित था। आइए बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP संशोधन अधिनियम 2021 की। इस अधिनियम के तहत गर्भ निरोधक विधि की विफलता के मामले में एक विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए कथन 1 सत्य है। यह अविवाहित महिलाओं को भी इस कारण से गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है। गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने के लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी RMP की राय आवश्यक है। गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के लिए 2 RMP की राय आवश्यक है। भ्रूण की पर्याप्त असामान्यता के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक है। इसलिए कथन 2 भी सत्य है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाता है C 1 और 2 दोनों। चलिए अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। तो प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्हें मुख्य रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 द्वारा शासित किया जाता है। 2. स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने में भारत के चुनाव आयोग के साथ समन्वय करना जरूरी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल